हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन इसका करा चुका हूं, जिसमें मैंने ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट किए हैं। पर आज हम उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी कवर करेंगे, जिससे आपको दोनों चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। और आज साथ ही साथ में इसके मीनिंग और फॉर्मेट वगैरह और इसके इम्पोर्टेंट जो जो इसके अंदर अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले इसके मीनिंग से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। एक समरी प्रोवाइड करता है ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कि जो भी समरी, यानी कि मान लीजिए हम जितनी भी अकाउंट्स बनाते हैं, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनसे क्या है, एक बैलेंस निकलता है या समरी, जिसे हम समरी बोलते हैं या फिर बैलेंस बोल लीजिए। उससे ही फ्यूचर डिसाइड होता है किसी भी फर्म का, क्योंकि फर्दर वही बैलेंस के बेस पर हम एनालाइज करेंगे और फर्दर पॉलिसीज, बजट और कोई एक्सपेंशन या फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में देखेंगे। फर्दर और ज़्यादा एनालाइज करते चले जाते हैं बिजनेस के लिए, जिससे कि हम कोई अच्छे से अच्छा बेटर डिसीजन मेक कर सकें। तो जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। अगर ये एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ना हो तो फिर बैलेंस शीट गलत है और बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं किसी रिकॉर्डिंग में, क्लासीफायर में या समराइजिंग में या फिर हमने अरेंजिंग में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक, एरर या ओमिशन की है, जिस वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हुई। इनकम इनकम स्टेटमेंट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं, ऑपरेशंस कर मतलब बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, उससे एक रिजल्ट आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सरप्लस या डेफिशिएट, प्रॉफिट और लॉस। इनसे क्या है, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और इस ज़्यादा प्रॉफिट को हम किस रूप में इस्तेमाल करें, रिटेन अर्निंग करके रखें ताकि फ्यूचर ग्रोथ या सर्वाइवल या किसी और चीज़ के लिए बचा के रखें, या फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग सी स्टेक होल्डर्स। तो आपने देखा होगा कि इसमें हम दो मेन अकाउंट बनाते हैं, पहला ट्रेडिंग पी एंड एल और दूसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड एल में जितना भी प्रॉफिट आता है, पहले तो शुरुआत में सेल्स लिखी आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जब बैलेंस आता है फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल में जोड़ देते हैं, यानी कि ओनर सिक्योरिटी में। उससे क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन निकलती है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर उसके एसेट्स बराबर होंगे उसके कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, तो मतलब कंपनी जो है अच्छे से वर्क कर रही है और अच्छे से परफॉर्म कर रही है इन दी करंट ईयर, और वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है साथ ही साथ, है ना। तो अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन होते हैं। मेनली हम यूजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर में ये तीन यूजर्स होते हैं हमारे, जिसे हम ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कहते हैं। इन तीनों को ही इंटरनली एक्सेस क्यों होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्योंकि यही फॉर्म करते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को। पहले बात करते हैं ओनर के बारे में। ओनर है जो बेसिकली यही है जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, और यही एक एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है उस पॉलिसी या स्ट्रेटेजी या बजट को एक्शन में लाना। एक्शन में लाना किस जरिए से, ऑर्डर देकर, सुपरविजन, गाइडेंस या मोटिवेट करके। फिर जो काम करता है, जो एक्शन में लाता है प्लान को, वो कौन होता है, वर्कर्स होते हैं। क्योंकि ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, मतलब मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया कि प्रोडक्शन इंक्रीज करो पिछले से ज़्यादा, तो अब उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, पर इंक्रीज कौन करेगा, लेबर करेंगे ना। या तो ओवर टाइम करेंगे या फिर ज़्यादा मशीनरी और लगाएंगे या फिर ज़्यादा लेबर लगाएंगे जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और इन तीनों को ही ईजिली एक्सेसिबल इसलिए होती है क्योंकि अगर
मान लीजिए ओनर को किसी डिसीजन को लेना है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानेगा और उसके परसेंटेज एनालाइज करेगा कि बिजनेस सही तरीके से प्रॉपर परफॉर्म हुआ है या नहीं, या जो मैंने पॉलिसीज फ्रेम की थी वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है नहीं। और मैनेजमेंट उस चीज़ को एक्सेस करेगा, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजमेंट भी देखना होता है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखा जाता है कि जो हमने रिसोर्सेज लिए हैं, चूज किए हैं या फिर सिलेक्ट किए हैं, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और वर्कर्स, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें कितना ज़्यादा और वर्क करना है या फिर प्रोडक्शन में सही तरह से क्वालिटी ऑफ गुड आए और अच्छे तरह से वो सेल भी हो। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में है प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो प्रेजेंट के हैं उन्हें कीप एड ऑन और मोटिवेट रखना, ताकि वो अपने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहें। तो उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किया जाता है, जिससे उन्हें पता चले कि बिजनेस ने कितने ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं पिछले साल से लेकर अब तक, और साथ ही साथ उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और क्या करना है। पोटेंशियल इन्वेस्टर को इसलिए ताकि वो इच्छा जताएं हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ वो देखें कि कंपनी में श्योरिटी है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को दुगना कर सकते हैं या आपको उस पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। फिर आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जो क्रेडिट सप्लाई देते हैं बिजनेस को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, एसेट हो या कोई अदर थिंग हो। तो वो क्या है, उन्हें क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं चीज़ें। बैंक्स बैंक्स हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वेरियस फर्म्स को। वो किस बेस पे कराते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कराते हैं, कि उनकी बैलेंस शीट, P&L, इनकी बेस पे वो देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, क्या वो अपने लोन पे रिपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसलिए देखते हैं ताकि वो टैक्स लगा सकें, ले ऑफ द टैक्सेस। और साथ ही साथ उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं कि इलीगल एक्टिविटी तो नहीं अपनाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद पब्लिक पब्लिक एक मेजर रोल क्रिएट करता है, और है ना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पब्लिक से ली जाती हैं, रिसोर्सेज पब्लिक से होते हैं, सोसाइटी, है ना, फंड्स। तो मेजर रोल किसका है, पब्लिक का है। अगर पब्लिक के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे और सही तरह के वो उन एनालाइज के टूल को हेल्प से समझ पाएंगे कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है इसमें, या क्या गोल्स हैं और कितना प्रॉफिट है, तो वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। रिसर्चर्स, जो कि एक, मान लीजिए, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर रिसर्चर्स ने बोल दिया कि कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और इनके ये फ्यूचर गोल्स हैं, ये इतने प्रॉफिट हैं, तो मतलब कंपनी के बारे में और बातें होने लगती हैं और वो ज़्यादा अच्छी होने लगती है और ज़्यादा परफॉर्म करने लगती हैं। उसके बाद कुछ डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कि पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं साल में एक आध बार ही किए जाते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो जो डेली यूज में लिए जाते हैं। जिससे इनका नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटेटिव, आप इसे दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करते। और ये होते हैं रिपीटेटिव इन नेचर, आप इसे साल में कितनी बार भी कर सकते हैं, साल में एक बार भी, दो बार भी, पांच भी, और 10 या 5 बार भी। पर्पस, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी फॉर बिजनेस यूज, तो आपको जरूरत थी तो आपने बिजनेस में मशीनरी ले ली, पर आपको जरूरत पड़ने पे ली ना, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आप मशीनरी तब लेते हैं जब आपको जरूरत होती है, और ये भी कि आप सिर्फ एक ही बार लेते हो, ये नहीं कि आपको जो साल में 3 या 4 या 5 या 10 बार मशीन लोगे, नहीं, जब आपको जरूरत होगी तभी तो लोगे। पर उन्हें मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो वो होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीरियड, जैसे कि कोई भी मशीनरी हो या कोई फिक्स एसेट हो, मोर देन अ ईयर आपको बेनिफिट देते हैं। पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस देन या इक्वल टू 1 ईयर आपको बेनिफिट देते हैं। जैसे आपने किसी मशीन में आपने रिपेयर कराया, इंस्टॉलेशन चार्ज लगाए, पर आपको क्या होगा, फायदा 1 साल के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको रिपेयर कराना होगा। अर्निंग कैपेसिटी, आप जब मशीनरी आप एड ऑन करोगे अपने प्लांट में, मशीनरी लगाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पर ये एक्सपेंस किया ही जाता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आप रिपेयर्स पे खर्चा करते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे खर्चा करते हो, जिससे क्या होता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इम्पैक्ट ऑन एसेट,
इट इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ एसेट, ये आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ा देता है। जब आपने मशीनरी, पहले आप मान लीजिए आप पे एक मशीनरी थी और आपने एक और मशीनरी उसमें ऐड ऑन कर दी, इससे क्या होगा, आपकी मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये डिक्रीज कर देता है। जैसे डेप्रिसिएशन, अब आप कंपनी में हर साल अपनी मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगाते हो, वो क्यों लगाते हो, ताकि आपके जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो पता लगे, ताकि आप उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसमें से उस प्रॉफिट में से निकाल के अलग रख दें अपनी मशीनरी के लिए, कि आपको उन पैसों से मशीनरी लेके आनी है। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बताया था आपको, हम तीन तरह का अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो पहला है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, इसे आप देख लीजिए अच्छे से कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये है डेबिट साइड जहाँ पे ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ ये है क्रेडिट साइड जहाँ पे सारी की सारी क्रेडिट मतलब ऑल द इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स आती हैं। यहाँ पे ओपनिंग एक्सपेंस है, वो सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो मतलब पिछले साल हमने प्रोडक्शन की थी, प्रोडक्शन करने के बाद कुछ सामान था या कुछ रॉ मटेरियल था वो अनसोल्ड रह गया, जो हमने गोडाउन में रख दिया था, पर अब हमने उसे यूज कर लिया उस रॉ मटेरियल को, तो उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। पर अब हमने जो जितना भी रॉ मटेरियल बनाया या जितने प्रोडक्ट बनाए, उसमें से कुछ प्रोडक्ट अनसोल्ड रहता है या कुछ बिकता नहीं है, तो उसे हम फिर से वापस गोडाउन में रख देते हैं, उसे कहते हैं फिर क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सेल्स है, सेल्स में से हमने कुछ सेल्स रिटर्न ली होगी, मतलब हमने कुछ सामान बेचा है पर किसी कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया तो वो वापस करके चला गया, तो उसे रिटर्न कहते हैं, वो माइनस करके शो किया जाता है। ऐसी परचेज है, हमने किसी से परचेज की होगी सामान या रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा और हमें कुछ अप टू दिमाग नहीं लगा या फिर कुछ क्वालिटी खराब थी तो हमने उसे रिटर्न कर दिया, वो लेस करके दिखाया जाता है। जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये नीचे लिखे हैं, जितने भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सब नीचे हैं। जैसे कि वेजेस, आप फैक्ट्री में वेजेस पे करते हो, दिहाड़ी देते हो मजदूरों को काम करने के लिए, ठीक, वो वेजेस। कैरियज, जितना भी रॉ मटेरियल है दुकान से लेकर फैक्ट्री तक लाने का, वो सब कैरियज एंड कार्टेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितने भी प्रोडक्शन में आपने पैसा खर्च किया, लेबर लगाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ इसमें, ठीक है। कोल वाटर एंड गैस, अब जैसे बड़े बड़े भट्टे होते हैं उसमें कोल वाटर गैस का इस्तेमाल होता है, तो वो एक्सपेंसेस भी। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग की जरूरत थी वो एक्सपेंसेस इसमें। फ्यूल एंड पावर, जितना ही फ्यूल खर्च हुआ या पावर में खर्च हुआ वो एक्सपेंसेस। एंड फैक्ट्री रेंट एंड पावर, अगर आपके फैक्ट्री पे कोई एक्सपेंस है या रेंट पे कोई एक्सपेंस है या पावर पे एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं। जब आप कंपेयर करते हो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, तो एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है। तो मान लीजिए ये क्रेडिट साइड बड़ी निकली और डेबिट साइड छोटी, तो आपको क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक। और मान लीजिए आपकी डेबिट साइड बड़ी निकली और क्रेडिट साइड छोटी, तो आपका क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा, जो कि फर्दर ट्रांसफर क्या आता है, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जो प्रॉफिट यहाँ डेबिट साइड शो हो रहा है वो पी एंड एल में क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि है तो ये एक इनकम, तो इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पी एंड एल अकाउंट। और वो हमारा लॉस है, तो लॉस कहाँ जाएगा, लॉस जाता है डेबिट साइड में। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री से अलग होते हैं, प्रोडक्शन से अलग होते हैं, जो हमारे ऑफिस स्टाफ या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या इत्यादि पे खर्च होते हैं, वो एक्सपेंसेस वो यहाँ आते हैं। जैसे कि ये हैं सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट, कैरेज आउटवर्ड, यानी कि फैक्ट्री से लेकर सामान मार्केट तक पहुंचाने में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रक्स पे, या फिर है ना, जितना भी एक्सपेंस होता है उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। पैकेज करना उस सामान को। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट ने कोई मीटिंग वगैरह हेल्ड की, उस पर जितना भी एक्सपेंस हुआ वो। डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, अब मशीनरी पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगता है वो, और उसका मेंटेन कर रखना, उसका रिपेयर चार्जेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑल इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। और जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड। अब देखिए मैंने यहाँ इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट का लिखा है सी आर, यानी सी आर मतलब क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। अगर सिंपल, अगर आपको डेबिट मतलब सिंपल आपको इंटरेस्ट लिखा हो, सिंपल आपको डिस्काउंट लिखा हो और सिंपल रेंट लिखा हो, तो मतलब आप उसे तब एक्सपेंस मानेंगे, तब करेंगे आप एज्यूम उसे एक्सपेंस, तो आप दिखाएंगे डेबिट साइड, ठीक है, कहाँ, पी एंड एल अकाउंट में। पर आपके साथ आपको दिखाया गया है कि
इंटरेस्ट आप प्लस विद CR और डिस्काउंट विद CR, रेंट विद CR, तो आप क्या मानेंगे, ये इनकम है यानी कि क्रेडिट है। तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, जितने भी अंडर एक्सपेंस इनकम्स हैं वो यहाँ शो की जाएंगी। अब कंपेयर किया जाएगा डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा निकली और डेबिट साइड कम थी, तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो क्या आएगा, ग्रॉस नहीं, नेट लॉस आएगा। ठीक है, फिर ये फर्दर ये ग्रॉस या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है फर्दर कहाँ डिवाइड किया जाता है, फर्दर ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में। पर मैं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारी कंबाइंड, ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इसमें मैंने आपको दोनों बना के दिखाए हैं। जिस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं वो यही है। इसमें हम ऊपर पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे बनाते हैं P&L अकाउंट। सेम वही है जो मैंने आपको पिछले दो अकाउंट में पढ़ाया, अलग से बनाया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट फिर P&L, पर मैंने इसमें आपको कंसोलिडेट करके दिखाया कंबाइंड फॉर्म में कि दोनों अकाउंट बनते कैसे हैं। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है और कैरेज इनवर्ड और वेजेस हैं। और इसमें से आपका प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, वो ट्रांसफर कर जाएगा। जो ग्रॉस लॉस है वो फर्दर कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट साइड किया जाएगा P&L के। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है, क्रेडिट साइड के P&L में। और जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड, और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। फिर आती है बात बैलेंस शीट की। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो एड ऑन कर दिया जाएगा कहाँ, कैपिटल में। या लॉस आएगा या नेट लॉस आएगा तो वो माइनस कर दिया जाता है। जिसमें मैंने प्लस माइनस दोनों साइन बनाए हैं। फिर ड्राइंग ऑब्वियसली बात है, आप अपनी कैपिटल से या फिर किसी चीज़ से ड्राइंग करते हैं तो वो आपकी कैपिटल में से कटता है तो वो माइनस कर दी जाएगी। फिर जितने भी लोन या आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो यहाँ दिखाई जाती है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, और जितने भी आपके एसेट्स हैं वो यहाँ यहाँ शो किए जाते हैं एसेट साइड। जैसे कि यहाँ पर है गुडविल, पेटेंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, डेप्टर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है यानी कि लाइबिलिटी साइड इक्वल हो जाती है एसेट साइड के, मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व अच्छी तरह से किया है और आपका आंसर सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये वीडियो हेल्प करे आगे सीखने में और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको और क्लियर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है और कौन कौन से अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।